वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के पार्ट 2 अम्ल, भस्म और लवण को पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, इसके प्रत्येक टॉपिक को समझेंगे। अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन यानी अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो वह स्वाद में खट्टा हो जाता है। उसको खाने पर वह स्वाद में खट्टा लगता है तथा किसी धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट है भस्म क्या है? तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा वह अम्ल को उदासीन कर लवण बना देता है। भस्म को जब जल में घुलाया जाता है तो वह स्वाद में कड़वा लगता है। जैसे चूना क्या होता है? भास्मिक होता है और स्वाद में वह कड़वा होता है। उसी तरह नींबू क्या होता है? अम्लीय होता है तो वह स्वाद में खट्टा होता है। या फिर कोई अचार हो गया, वह भी अम्लीय होता है इसलिए वह स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन भास्मिक में जैसे चूना हो गया, वह भास्मिक होता है इसलिए वह स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट है आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। तो आर्हेनियस ने भी अम्ल का परिभाषा बताया था। उसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियस बताए थे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसको जल में घुलाने पर वह हाइड्रोजन आयन देता है तथा उसी ने भस्म का परिभाषा यह बताया था कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोजन आयन को H+ से सूचित किया जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन को OH और इसके ऊपर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह देकर इसी से सूचित किया जाता है। क्षार किसे कहते हैं? तो जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। वह भस्म जो जल में घुल जाए वह क्षार कहलाता है। जैसे कुछ भस्म होते हैं वह जल में नहीं घुलते हैं और कुछ भस्म होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो वैसा भस्म जो जल में घुल जाए वह क्षार कहलाता है। अतः यहाँ पे क्षार जो होगा वह जो जल में घुलने वाला भस्म होगा वह क्षार कहलाएगा। नेक्स्ट है अम्ल के क्या गुण है? तो अम्ल के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण है कि अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा गुण है अम्ल से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर वह इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर प्रवाहित होने देता है यानी वह विद्युत के सुचालक होता है। तीसरा पॉइंट है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करता है, जैसे लोहा से अभिक्रिया किया, तांबा से अभिक्रिया किया या एल्यूमिनियम से अभिक्रिया किया या सोडियम से अभिक्रिया किया, तो किसी से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट है भस्म क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। भस्म किसी भी क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल किसी भी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है भस्म के गुण। भस्म क्या है? तो क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। भस्म को ही क्षार कहते हैं। वह भस्म जो जल में घुल जाए उसे ही हम क्षार कहते हैं, या जल में घुलने वाले भस्म को क्षार कहते हैं। तो क्षार जो होता है वह स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। जैसे चूना पत्थर का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होगा। उसके बाद क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना होता है। क्षार जो होता है वह साबुन के जैसा चिकना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है, यानी जिसमें क्षार ज्यादा होता है। प्रबल का मतलब होता है खूब ज्यादा क्षार, जिसमें खूब ज्यादा जैसे जलीय विलयन हो और उसमें भस्म की मात्रा खूब ज्यादा हो तो उसे क्षार कहेंगे। तो जिसमें जो है भस्म की ज्यादा मात्रा होती है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और उससे अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। अम्ल से जब भस्म की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। जैसे NaOH यह क्या है? भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। और अम्ल कौन है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह क्या है? अम्ल है जो हमारे पेट में हमारे आमाशय में प्रवाहित होता है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इस अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो यह क्या बनता है? यह बनता है NaCl प्लस क्या बनता है? तो H2 जल बनता है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है
और H2O क्या है, जल है। NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल है, अतः NaCl जो है वह लवण हो जाएगा और H2O जल हो जाएगा। यह NaOH भस्म है, HCl अम्ल है, NaCl यह क्या हो जाएगा, तो यह लवण हो जाएगा और H2O जल हो जाएगा। तो भस्म और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बना, लवण और जल बना, अतः यह क्या कहलाएगा, यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जब क्षार को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह लवण प्राप्त हुआ और यह जल प्राप्त हुआ, तो लवण और जल प्राप्त होते हैं। लवण का मतलब नमकीन, नमक को लवण कहते हैं। जैसे समुद्र में लवण ही पाया जाता है NaCl और नमक में NaCl होता है। नमक का साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक पेपर होता है, उस पेपर पर अगर क्षार को रखा जाएगा तो वह नीला को क्या कर देगा, पीला कर देगा। लेकिन अम्ल जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट है पीएच मान किसे कहते हैं। तो पीएच मान एक ऐसी संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। किसी भी विलयन का पीएच मान ऐसी संख्या होती है जो बताती है कि वह विलयन कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। यह किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिस हिसाब से होगी उसके ऋणात्मक मान से पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। जैसे H का मतलब यहाँ पे H है, तो H मतलब हाइड्रोजन आयन हो गया। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। जैसे में अम्लीय विलयन में, जैसे में मान के चलिए नींबू या आंवला, इस सब का जलीय विलयन जो होगा इस सब का पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि यह सभी अम्लीय होते हैं। या फिर खट्टा कोई पदार्थ हो गया, दही हो गया, इस सब का पीएच मान 7 से कम होगा। लेकिन क्षारीय विलयन में क्या हो गया, चूना जल हो गया, इसका पीएच मान 7 से अधिक हो गया। खून हो गया, इसका पीएच मान 7.4 होता है। और उदासीन विलयन में जल आता है, जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। जल का पीएच मान जो होता है वह 7 के बराबर होता है। जो पीने वाला जल होता है, मृदु जल, उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पीएच का बहुत महत्व है। पहला महत्व यह है कि पेट की अम्लीयता व गैस की समस्या को दूर करने के लिए क्षारीय प्रकृति वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी, जिसके कारण गैस होने लगता है। तो उसे दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय विलयन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। इस जल के फलस्वरूप नदियों का पीएच मान भी कम हो जाता है कि जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। जब अम्लीय वर्षा होता है तो उसका पीएच मान 5.6 होता है और यह नदियों में घुल कर जाता है, जिसके चलते जल का पीएच मान कम हो जाता है और उसमें रहने वाले जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें रहने वाले जो भी मछलियां होती हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को। दांत का इनामेल कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है, CaSO4 का बना होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है और CaSO4 जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो हमारे दांत का जो इनामेल होता है वह कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। दांतों की सफाई नहीं करने पर बैक्टीरिया के सड़ने से अम्लों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए मुंह नहीं धोने से पायरिया होती है। इसीलिए हमारा जो टूथपेस्ट होता है सभी भास्मिक होता है। जितने भी हमारे टूथपेस्ट होते हैं, जैसे कोलगेट हो गया या क्लोजअप हो गया या फिर जो है सेंसोडाइन हो गया, यह सभी जो है भास्मिक होते हैं। तो दांतों की सफाई नहीं करने पर बैक्टीरिया जम जाता है, जिसके चलते दांत सड़ने लगते हैं, मसूड़े सड़ने लगते हैं, जिसे पायरिया कहते हैं, जिससे मुंह की लार का पीएच मान 5.5 से कम चला जाता है। इसलिए हमारे मुंह में भी पीएच का
महत्वपूर्ण है, पीएच का वैल्यू है और इनामेल को नुकसान पहुंचाता है। इसके उपाय हेतु टूथपेस्ट में क्षारीय पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं, दांत धोने वाले पेस्ट होते हैं, सभी में क्षारीय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दांत का पीएच मान 5.5 से कम न हो और हमारे दांत नहीं सड़े और उसका जो इनामेल है, कैल्शियम सल्फेट जो इनामेल है, वह नुकसान नहीं पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। इसके डंक से होने वाली जलन को शांत करने के लिए क्षारीय प्रकृति के बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जब मधुमक्खी यानी कोई मोद, आम बोलचाल की भाषा में हम इसे मोद कहते हैं, तो जब किसी मधुमक्खी को कोई काट लेता है, कोई डंक मार देता है, जैसे बेजनी हो गया, हड्डा हो गया, या किसी को काट लेता है, तो उसके डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। और इस अम्ल को उदासीन करने के लिए, अम्ल को उदासीन कौन करता है? भस्म करता है, यानी क्षार करता है। इसलिए अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी यह न्यूट्रल कर देता है। जब अम्ल में कोई भस्म मिलाया जाता है तो वह क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, अम्ल को न्यूट्रल कर देता है और दोनों जल हो जाते हैं, यानी वह उदासीन होते हैं, ना ही खट्टा होते हैं और ना ही वह कड़वा होते हैं, यानी लेवल में आ जाते हैं। तो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके डंक से काफी अधिक जलन होती है। तो उसकी जलन को शांत करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो खाने वाला सोडा होता है, उस सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे जलन कम हो। इसलिए कभी भी किसी को मधुमक्खी काटे या फिर कोई हाड़ा बिरनी काटे तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसकी जलन शांत रहे, क्योंकि उसके डंक में अम्ल होता है और अम्ल में भस्म लगाया जाएगा तो फिर वह क्या होगा? वह न्यूट्रल बना देगा, उसे उदासीन कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान भी एक निश्चित परास में होता है। जो उपजाऊ मिट्टी होते हैं उसके पीएच मान एक निश्चित लिमिट में होता है, रेंज में होता है। उससे अगर घटेगा तो फिर जो है वहां पे अनाज नहीं होगा, कोई भी अनाज नहीं होगा, वहां के फसल सड़ने लगेंगे। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया यहाँ पे क्या होगा? अम्ल और क्षारक यानी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। इसके पहले भी बताए हैं, पहले वाले स्लाइड में। यानी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और भस्म, अम्ल और क्षारक या भस्म। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्षारक अम्ल और अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। नेक्स्ट है, लवण तथा भस्मों की अभिक्रिया। अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। लवण क्या होता है? तो लवण जो होता है वह नमकीन होता है, नमकीन चीज को लवण, जैसे हमारे आंख के आंसू का पानी क्या होता है? लवणीय होता है। तो यह HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल हो गया और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या भस्म हो गया। और दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण NaCl लवण हो गया जो समुद्रों में पाया जाता है अधिक मात्रा में, और H2O जल हो गया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जिसमें NaCl लवण है और H2O जल है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है और अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब क्या होता है? सरफ। जो सर्फ होता है, जो उजला उजला करके होता है, सरफ होता है जो झाग उत्पन्न करता है। तो साबुन और सरफ बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। दूसरा, कागज बनाने में करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। और तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है उसे ही अभिकर्मक या कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके स्पीड को बढ़ा देगा, जल्दी अभिक्रिया हो जाएगा, या उसमें कोई ऐसा केमिकल डाला जाएगा कि कम अभिक्रिया होगा, धीरे धीरे अभिक्रिया होगा। तो इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं अभिकर्मक के रूप में।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस के उपयोग को लिखे। हाइड्रोजन गैस का उपयोग है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में बदलने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन गैस का उपयोग है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो अमोनिया बनाने में भी हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं और वनस्पति घी को बनाने में भी हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है। क्लोरीन गैस से एक सुगंध निकलती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOClCl और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस ही मिलाया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग है, पहला उपयोग है कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। कपड़ा और कागज को धोने में, उसे सफेदी लाने में हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। दूसरा है क्लोरीन गैस चूंकि कीटाणुनाशक होते हैं, छोटे छोटे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मार देते हैं, तो कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। पानी में जो बैक्टीरिया होता है, जो कीटाणु होते हैं, उसमें थोड़ा सा क्लोरीन गैस डाल दिया जाएगा तो उसके अंदर जो कीटाणुनाशक होंगे वह जल के अंदर मर जाएंगे और जल शुद्ध हो जाएगा। तो पीने वाले जल को शुद्ध करने में हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनाने की विधि को जानेंगे। इसके बारे में हम टोटल जानेंगे। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, जैसे CaOClCl होता है, जैसे टॉयलेट में देखे होइएगा या फिर सड़कों के किनारे जो है छीटा हुआ होता है जो गमकता है, यानी एक दूसरे तरह के उससे गंध निकलता है, वही होता है विरंजक चूर्ण, जो 60 रुपए kg मिलता है। और यह किराना दुकान में जो जनरल स्टोर होता है वहाँ पे विरंजक चूर्ण आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग जान रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही नाम है। या तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट से पुकारिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से पुकारिए, दोनों का नाम सेम ही है। इसे खाने का सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और इसका व्यावसायिक नाम होता है खाने का सोडा, यानी खाने के सोडा के नाम से इसे खरीदा और बेचा जाता है। और आम बोलचाल की भाषा में भी हम इसे खाने का सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। हम जानते हैं सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का ऐसा विलयन कि उसमें और अधिक सोडियम क्लोराइड नहीं घुलाया जा सकता है, उसे संतृप्त कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो है एक कोई चीज है और इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है, तो 1 कुंटल मिला दीजिएगा तो थोड़े मिल जाएगा। तो इसके लिए एक लिमिट होगा कि हम इसमें 1 किलो से ज्यादा नहीं घुलेगा। जैसे 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर में खूब घुलेगा तो 1 लीटर घुलेगा। 1 kg घुलेगा सोडियम क्लोराइड या 1.5 kg या 2 kg या 2.5 kg। कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें अब घुलना बंद हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो जब घुलना बंद हो जाएगा तो उसी को हम कहेंगे संतृप्त सोडियम क्लोराइड। तो संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड और जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी को सोडा विधि या साल्वे विधि कहा जाता है। यह NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, H2O क्या है, जल है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 क्या है, अमोनिया है। और जब इससे अभिक्रिया कराया जाता है तो NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड है और NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो जब प्रवाहित किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यहीं प्रवाहित किया जाता है तो यहीं प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड
और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, अतः NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट है इसके गुण को जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब जल में घुलाया जाता है तो वह क्षारीय होता है और इसका pH मान हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है तथा उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। जाहिर सी बात है जब क्षारीय होगा तो इसका जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा ही। और NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, क्योंकि यह भास्मिक होता है और भस्म में जब अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो वह लवण और जल बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट यह क्या हो गया, अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब इससे अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, और यह क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यह जल बनेगा। तो इस अभिक्रिया को, यह जो अभिक्रिया होगा इसमें उदासीन हो रहा है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं, क्योंकि यह NaHCO3 भस्म है और HCl अम्ल है। और जब भस्म में अम्ल भास्मिक विलयन में अम्लीय विलयन से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो अम्ल क्या कर देता है, भस्म से अभिक्रिया करके, या भस्म जो होता है वह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पे NaCl लवण और H2O जल बना दिया। अतः यह जो होता है NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यह अम्लों से अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना देता है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, और बेकिंग पाउडर का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, जिसमें पाव रोटी, स्पॉन्ज यानी रसगुल्ला, केक बनाने में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। पाव रोटी हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, पनीर हो गया, इस सब चीज बनाने में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त होता है। तथा पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड जो होता है, औषधि होता है, उसके रूप में करते हैं। जैसे स्टोमाफिट एक दवा होता है, उस दवा को जब खरीदिएगा तो उस पे लिखा होता है एंटासिड लिक्विड लिखा होता है, तो उसमें एंटासिड मिलाया हुआ होता है। तो पेट में जब अपच होता है या पेट में गैस्ट्रिक होता है तो उसे दूर करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट से एक एंटासिड लिक्विड बनाते हैं, एक औषधि बनाते हैं, और उसको पीने से पेट की अम्लीयता दूर हो जाती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है एंटासिड के रूप में। अगला है, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र में जो बैंकों में रेड होता है या पेट्रोल पंप पर भी होता है, तो पेट्रोल पंप या बैंकों पर देखिएगा तो अग्निशामक यंत्र मिल जाएगा। उस अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तथा रसोई घर में यानी किचन में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता बनाने में किया जाता है और सब्जियों को बनाने में किया जाता है, तथा कभी कभी इसका इस्तेमाल खाना जल्द पकाने के लिए भी किया जाता है। खाना जल्दी से पक जाए इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाता है तो खाना जल्दी पक जाता है। तो खाना जल्दी पकाने में और खस्ता बनाने में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि खस्ता जो होता है फूलता है, अतः उसमें इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जो है और जो व्यंजन होता है जैसे कचरी होता है, उस सब में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, अब पढ़ने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं खाने का सोडा, अब पढ़ने जा रहे हैं धोने का सोडा। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग
खाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। इस सोडियम कार्बोनेट को भी हम अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार करते हैं। यहाँ पे स्पेस छूट गया है। और धोने का सोडा का इस्तेमाल इस विधि से करते हैं तथा खाने के सोडा का भी इस्तेमाल अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। दोनों को बनाने की विधि सेम है। इसमें क्या किया जाता है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसके पहले वाले स्लाइड में भी हम लोग यहीं पढ़े हैं, इसके पहले भी हम यहीं पढ़े हैं कि अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा प्राप्त होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखिए 2NaCO3 को गर्म किया जा रहा है, यहाँ पे हीट किया जा रहा है, तो क्या हमें प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, यानी Na2CO3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का जब रावाकरण किया जाता है तो उससे हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसके गुण को जानते हैं। तो Na2CO3 का जलीय विलयन यह भी क्षारीय होता है और खाने का सोडा NaCO3 वह भी क्षारीय होता है। और यह अम्लों को, जाहिर सी बात है, जब क्षारीय होगा तो वह अम्लों को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। अतः अम्ल में क्षार मिलाने से उदासीन हो जाता है और उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस, यह तीसरा नंबर गुण है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में अगर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है। यानी यह हो गया सोडियम कार्बोनेट और इसका जलीय विलयन H2O और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिलाया जाता है तो हमें 2NaCO3 प्राप्त होता है, यानी हमें खाने का सोडा प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है धोने के सोडा का उपयोग। तो धोने के सोडा का उपयोग कपड़ा आदि धोने में किया जाता है। कपड़ा आदि धोने में धोने का सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। अभिकर्मक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। जैसे किसी चीज में कोई चीज मिलाया जा रहा है तो वह जल्दी कैसे घुलेगा, उसमें कोई पदार्थ डाल दिया जाएगा तो जल्दी घुल जाएगा, या उसको धीरे धीरे घुलाना है तो कैसे घुलेगा। तो कोई पदार्थ उसमें डाल दिया जाएगा, कोई दूसरा पदार्थ, तो शायद धीरे धीरे घुलने लगेगा। तो वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, उसी को अभिकर्मक कहते हैं। तो अभिकर्मक के रूप में धोने के सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई खाना बन रहा है और खाना में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाए तो खाना जल्दी पक जाएगा, यानी खाने की गति को बढ़ा दिया। खाना जो बन रहा है वह एक प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसकी गति को फास्ट कर दिया, इसलिए खाना जल्दी पक गया। तो वह एक प्रकार का अभिकर्मक का काम कर रहा है। उसी तरह धोने का सोडा भी प्रयोगशाला में अभिकर्मक का काम करता है। नेक्स्ट है कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांच का मतलब शीशा, कागज और साबुन आदि के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जल की अस्थायी खरापन दूर करने के लिए, यानी जल अगर लवणीय होता है, उसमें नमक की मात्रा काफी अधिक होती है, तो उसे दूर करने के लिए धोने के सोडा यानी Na2CO3 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl। विरंजक चूर्ण का सूत्र यही होता है CaOCl। शुष्क बुझे हुए चूने जिसका सूत्र होता है CaOH2, इसको चूना जल कहा जाता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री तक गर्म कर उसके ऊपर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पे एरो छूट गया है तो एरो हो जाएगा। तो शुष्क बुझा हुआ चूना यह है, यानी चूना जल यह है,
और इस पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शुष्क बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करते हैं। और जब 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है CaOCl, जिसका रासायनिक सूत्र होता है, और यह जल अलग हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, जैसे टॉयलेट में या फिर कहीं जो है सड़कों के किनारे जहाँ गंदगी ज्यादा होती है वहां पे इसको छीटा जाता है। इससे क्लोरीन गैस चूंकि इसमें मिलाया जाता है इसीलिए क्लोरीन की गंध आती है इससे। इसका गुण क्या है, तो यह सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, कागज और कपड़ों को साफ करने में, उसको सफेदी लाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल क्लोरीन गैस बनाने में करते हैं और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी करते हैं। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा पाउडर होता है जिसको सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है। अगर किसी के नाक पर इस फेंक दीजिएगा तो वह इंसान बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, या इसी का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O बोलिए तो, या CaSO4 इंटू हाफ H2O बोलिए तो यह कैसे बनाया जाता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम को तीव्रता से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर, यानी इसमें से जल हट जाता है, जल भाग जाता है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो जल भाग जाता है, जल जो होता है वह उड़ जाता है और यह निर्जलीय हो जाता है, यानी इसमें जल नहीं रहता है। तो जाकर हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, यानी CaSO4 प्राप्त होता है। तो देखिए यह जिप्सम हो गया और इसको गर्म किया जाएगा तीव्रता से तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, और प्लस जल जो होगा वो अलग हो जाएगा, जल उड़ जाएगा। फिर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधान करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी इसमें से जल जो होता है वह कुछ अंश उड़ जाता है। तो जब इसे गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पर, सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है, कहीं 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो जाए या 120 डिग्री सेल्सियस से कम न हो जाए। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O हो गया और इसे गर्म किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया और प्लस जल अलग हो जाएगा। तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में करते हैं। मूर्ति चूंकि यह काफी हार्ड होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी कठोर होता है, इसलिए उसका उपयोग हम मूर्ति बनाने में करते हैं। और दूसरा इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में करते हैं, जहाँ पे टूटी हुई हड्डियों को बैठाने और जोड़ने में। जब किसी का हड्डी टूट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तब बैठाने में जो पट्टी इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यह काफी हार्ड होता है और यह उसको कस के पकड़ लेता है ताकि हड्डी इधर उधर हो नहीं। तो हड्डियों को बैठाने और जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा इसका इस्तेमाल करते हैं छतों या मकानों को डिजाइन बनाने में। जब छत या किसी मकान का डिजाइन बनाया जाता है तो उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था 10th क्लास के केमिस्ट्री के पार्ट 2 अम्ल, भस्म और क्षारक के महत्वपूर्ण टॉपिक। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।